हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीजी। मैं हूं आपका आरबी सर। कैसे हो बेटा सब? चलो बहुत बढ़िया हो गए। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो वीडियो है वो सुबह नहीं आके शाम को 5 बजे तक लाइव हो जाएगा आपके पास। क्लियर? चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 14 को सॉल्व करने के लिए। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बस एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा। टेलीग्राम ग्रुप पर काफ़ी सारी चीज़ें मैं डाल रहा हूँ। अभी मैंने ऑर्गेनिक रिएक्शन का चार्ट बना के डाला था जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा जिससे। तो बेटा प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग कर भी रहे हैं, आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है मुझे। बट वही है, इसको और ज़्यादा शेयर करें ताकि आप जैसे और बहुत सारे बच्चों का भी बेनिफिट हो सके। क्लियर? चलिए, तो भी ज़्यादा टाइम ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपको पता ही है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है बेटा? 2.4। हाइड्रोजन की कितनी होती है? 2.1। और बोरोन की उससे कम होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑर्डर आएगा वो आएगा सी ग्रेटर देन एच ग्रेटर देन बी। तो ये ऑप्शन अपने को डी दिख रहा है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद बोला गया द सम ऑफ पी बाई डी पाई बॉन्ड्स इन द गैस इज ऑब्टेन्ड बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। तो भाई हमने थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स पढ़ा है गाइस। जब FeSO4 को करवाते हैं तो टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन 1073 केल्विन होता है बेटा, हायर टेम्परेचर पे जब इसको करते हैं स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर पे हीट, तो ये एक तो अपना ऑक्साइड देता है प्लस साथ में SO2 देता है प्लस SO3 गैस देता है। क्लियर? तो SO2 में आपको पता है पी पाई डी पाई बॉन्ड कितना होता है? एक होता है, ये हमने पेपर नंबर 15 में भी देखा था। SO3 में पी पाई डी पाई कितने होते हैं? 2 होते हैं बेटा। तो कितना आंसर आ गया? टोटल का सम करना था, 3 आ गया, तो 3 हमारा ये आंसर आ गया। क्लियर? अब आगे इसने पूछा है लीस्ट स्टेबल पेरोक्साइड अमंग द फॉलोइंग इज। तो लीस्ट स्टेबल पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं गाइस? स्टेबिलिटी ऑफ पेरोक्साइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेशन पावर। अगर आपको ऑक्साइड पूछा होता है बेटा तो ऑक्साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन के, बट पेरोक्साइड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? अब जो पोलराइजेशन की इन्वर्सली है, अब आपको पता है कैटायन के रिस्पेक्ट में हम लोग पोलराइजिंग पावर देखते हैं। तो साइज ऑफ कैटायन देखो, अब यहाँ पर अगर हम लोग एनायन की बात करें तो एनायन तो सब में सेम है। कैटायन का साइज वेराई कर रहा है तो साइज ऑफ कैटायन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या? पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा पोलराइजेशन के। ये तो फजान के थ्रू हमें पता ही है। तो बस हम देख लो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, पोलराइजेशन बढ़ रही है, पोलराइजिंग पावर घट रही है, सॉरी। ठीक है ना, क्योंकि साइज ऑफ मेटल इंक्रीज हो रहा है तो MgO2 का साइज सबसे छोटा होगा अलोंग द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो पोलराइजेशन ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा तो पेरोक्साइड की स्टेबिलिटी कम होगी। तो बेटा आंसर क्या आएगा? लीस्ट स्टेबल पूछा तो MgO2 आ जाएगा। क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट इज Cl2 प्लस BOH होल ट्वाइस से X बना प्लस BaCl2 प्लस H2O। ओके, X प्लस H2SO4 से Y प्लस BaSO4 बना, Y को हीट करा तो Z प्लस H2O प्लस O2। और हमें पूछा है कि Y एंड Z हमें बताना है। ठीक है बेटा, अब देखो क्या है, यहाँ पर हम लोग ये वाला जुगाड़ लगा सकते हैं। देखो वैसे तो रिएक्शन अपन को ध्यान नहीं है, ठीक है ना, याद है नहीं है, अभी 10 चीज़ें होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी Cl2 को OH माइनस का रिएक्ट करवाते हैं जब, तो आपको पता है डिस्प्रोपोर्शनेट करता है ClO3 माइनस और Cl माइनस में। तो काइंड ऑफ यहाँ पे भी हम लोग वही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, BaOH होल ट्वाइस। तो ये यहाँ पर क्या बनेगा? ये यहाँ पर बन जाएगा बेटा BaClO3 ट्वाइस प्लस का BaCl2 प्लस का वाटर। क्लियर? तो ये हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं x को ये मान लूँ, x मेरा ये है सपोज, यहाँ पर BaClO3 होल ट्वाइस। तो अब इसको रिएक्ट करा मैंने H2SO4 के साथ, तो इसके साथ अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, BaSO4, मतलब एक टाइप से मैं इसको बोल सकता हूँ इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। BaSO4 बना और यहाँ पर क्या बन जाएगा? HClO3 बन जाएगा। मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा बेटा, बैलेंस आप लोग कर लेना। तो अगर मैं यहाँ पे मान लूँ तो दिस इज अवर वाई। तो अगर वाई ये है तो इस HClO3 को अगर मैं हीट कर दूँ
टेम्परेचर ग्रेटर देन 365 केल्विन पर, तो आपको पता ही होगा ये क्या देता है हमें, HClO, सॉरी H नहीं देगा, ClO2 देगा, प्लस का O2 प्लस का वाटर इसने दे ही रखा है। रिएक्शन आप लोग बैलेंस करके देख लेना, बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर Y ये है हमारा, Z ये है, तो HClO3 एंड ClO2 दो ऑप्शन अपने आ रहे हैं, तो बी आंसर इसका हो जाएगा बेटा। क्लियर। देन आफ्टर दैट डेलीगेशन पूछा है। डेलीगेशन का मतलब होता है गाइस जो मॉइस्चर, एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, और जिंक की प्रॉपर्टी होती है कि वो एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जिंक का कंपाउंड ही इसके अंदर आंसर आना चाहिए। तो ZnCl2 मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए यहाँ पे। Hg को मैंने इसलिए कंसिडर नहीं करा क्योंकि Hg यहाँ पर क्या होता है, पैसिव मेटल होता है बेटा, ठीक है ना, रिएक्ट नहीं करता, इनर्टनेस नेचर शो करता है थोड़ा, मरकरी जो होता है, ठीक है। तो ये है CdCl2 की प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। क्लियर, इस तरह की। तो जिंक की मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी है, एनसीईआरटी में दे रखेगी, जिंक का जो प्रॉपर्टी होता है वो एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते, और डेलिकेसेंट भी उसी को हम लोग बोलते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आंसर है वो ए आना चाहिए, ZnCl2, ठीक है। बाकी इनकेस अगर गलत भी होता है तो आप मुझे प्लीज बता दें कमेंट करके, मैं इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग ये आना चाहिए। अब सॉल्यूशन अगला, नंबर ऑफ मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड इन द ऑरेंज रेड कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन NaCl रिएक्ट्स विद K2Cr2O7। भैया आपको ये तो फेमस रिएक्शन है बेटा, K2Cr2O7 के साथ जब H2SO4 और NaCl डाला, तो आपको याद रखना है बाय प्रोडक्ट्स के यहाँ पर जो ऑरेंज कलर कंपाउंड होता है, मैं आपको सीधा वो लिखवा रहा हूँ, CrO2Cl2, ये कंपाउंड होता है, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं बेटा, ठीक है। सीधा आपको बस इसी का कलर आप याद रखना कि क्रोमाइल क्लोराइड का जो कलर होता है वो ऑरेंज रेड कलर का होता है। तो आपसे यही कंपाउंड के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब। अब इसका स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो क्रोमियम के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, तो अगर इसके 7 इलेक्ट्रॉन मैं बना दूं तो ये हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन, 7 बोल रहा हूँ, क्रोमियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, क्योंकि +6 इसकी मैक्सिमम होती है क्रोमियम की, तो 2 2 4 2 6। तो इसने पूछा Cr मेटल और ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड हो गए, तो 2 और 2 4, 4 बॉन्ड हो गए, तो बेटा बी आंसर हमारा आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 7, गोल्ड इज लीच्ड यूजिंग Cn-। तो बेटा यहाँ पर ये जो Cn- है, गोल्ड लीच हो रहा है बाय द रिडक्शन विद Zn। तो आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा मैकआर्थर प्रोसेस। मैकआर्थर प्रोसेस मेटलर्जी चैप्टर में ये क्या करते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड दोनों के रिडक्शन करने के काम आते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसके अंदर आपको मेन रिएक्शन तो पूरी नहीं लिख रहा, ठीक है ना, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, आपको याद, आपको भी कैसे याद रखना है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को बेटा ऐसे याद रखता हूँ, पूरी रिएक्शन को याद करने की जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चन मैं इसमें ऐसे पूछूँ, देखूंगा, मैं ऐसे याद रखता हूँ। फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है बेटा, वो बनता है AuCN ट्वाइस, ठीक है। कुछ यहाँ पे ऐसे बनते हैं -2 AU गोल्ड +2 स्टेट में रहते हैं। आफ्टर दैट सेकंड स्टेप के अंदर AU हट जाता है, ZnCN4 बन जाता है, और यहाँ पर -2 का चार्ज, क्योंकि जिंक +2 में रहता है, और 2 गोल्ड के जो एटम्स है वो बाहर निकल जाते हैं। तो इसने यही पूछा है जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो 4 होगा बेटा, 4 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। आगे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी की हाईएस्ट वैल्यू की बात करें, अब देखो यहाँ पर सिंपल सी एक चीज दे रखी है आपको सेंटर मेटल एटम सेम दे रखे हैं। तो याद रखना जब भी सेंटर मेटल एटम आपके क्या हो, सेम आ जाए, तो बस सीधा आप ये देख लिया करो कि जो डेल्टा टी या डेल्टा ओ कोई भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के, ठीक है ना। अगर सेंटर मेटल एटम सेम हो, बस ये याद रखना, ठीक है, सेंटर मेटल एटम सेम हो अगर आपके, तो डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर पहले देखूं तो पहले तीनों क्या है, वीक फील्ड है, लास्ट वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसका मतलब आंसर क्या आ गया, डी आ गया। अपने को बिना सॉल्व करे सीधे शॉर्टकट मार सकते हैं। क्वेश्चन 9 बोल रहा है व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। ओके, Kp Kc में रिलेशन बताना भी बहुत सिंपल है, A2 गैस प्लस 3B2 गैस से बना 2AB3। क्लियर, 2AB3 गैस। तो निकाल लो भी डेल्टा Ng, निकाल लो डेल्टा Ng कितना हो गया, 2 माइनस का 4 इक्वल टू -2। तो डेल्टा Ng लेस देन क्या आ गया, 0। इसका मतलब Kp जो होगा वो लेस देन क्या होगा, Kc। तो
खत्म, क्योंकि क्या होता है के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे -2। तो बस ये के पी इज लेस देन क्या आ गया, के सी आ गया। तो बी ऑप्शन इसका बेटा आ जाएगा, के पी लेस देन के सी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, टू सब्सटेंसेस जिसका ए का हाफ टाइम दिया हुआ अपने को इतना, बी का हाफ लाइफ इतना दिया हुआ है, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन सच अ वे दैट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो 8 टाइम्स है बी की इनिशियल कंसंट्रेशन के। टाइम अपन को निकालना है जब वो बी जो है वो ट्वाइस ऑफ ए हो। तो लेट्स सपोज मैंने बी की कंसंट्रेशन को यहाँ पर ए मान लिया, तो ए की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी बेटा 8 ए। अब कुछ नहीं करना, बस हम लोग क्या करें कि हम लोग यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन लिख लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे लिखनी है हमें बी की, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं टाइम बेटा। क्लियर। तो इसने बोला अब स्टार्टिंग में 0 था जब इसका 8 ए था कंसंट्रेशन और इसका ए था, जब टाइम हुआ 10 तो ये हो गया आधा, ये इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब टाइम हुआ 20 तो ये 2 ए हो गया और ये आधा हो गया a/2, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ है। अब उसके बाद देखें, अगर अब मैं सीधा ही यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा, सीधा मैं 20-20 का गैप बढ़ा रहा हूँ, तो ये डबल से घटेगा, मतलब 1/4 से घटेगा। तो 1/4 से घटाऊंगा इसको तो ये a/2 बचेगा और ये बचेगा a/4। 40 के बाद 60 पे सीधा लेके जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो a/8, और ये कितना हो जाएगा a/8। क्लियर। अब 80 पे अगला मैं करूंगा, अगला 80 पे करूंगा तो 80 पे ये कितना हो जाएगा a/32, और ये कितना हो जाएगा a/16। अब इसने बोला कि ऐसा कौन सा टाइम होगा जिसपे b इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए होगा, मतलब b इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए, तो मतलब b की कॉन्संट्रेशन आपको दे रखी 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, कहीं मैच करता है तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं, बट यहाँ पर होगा। जैसे इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो a/16 दोनों मैच कर गया। इसका मतलब ये कौन से टाइम पे हुआ, ये बेटा 80 मिनट पे हुआ, तो 80 हमारा आंसर आ गया। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 11 है, सॉल्यूशन ऑफ अ करंट ऑफ 1.93 एम्पीयर इज पास्ड थ्रू 200 ml of 0.5 मोलर जिंक सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन फॉर 50 मिनट विद अ करंट एफिशिएंसी ऑफ इतना। तो फैराडे सेकंड लॉ लगेगा बेटा, आपको करवा भी रखा है, अगर आप लोग को नहीं आता तो मैराथन सीरीज में मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पूरा पढ़ा रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो, में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। क्लियर। अब वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या निकाल लूंगा, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लूंगा। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा यहाँ पे, I इंटू का T अपॉन 96500 इंटू का करंट एफिशिएंसी अगर है तो x/100 लिखूंगा। टाइम याद रखना गाइस, यहाँ पर सेकंड में होता है, तो 50 मिनट है, सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये कितना हो गया, 6×5 = 30, ठीक है ना। तो 50 इंटू का 60 कितना हो गया, 6×5 = 30, 2 जीरो पहली है, 3 जीरो, 3000 सेकंड हो गए। क्लियर ना, 3000 सेकंड हो गए। तो करंट कितना दे रखे अपने को बेटा, 1.93 एम्पियर इंटू का 3000 अपॉन 96500 इंटू का करंट एफिशिएंसी 80/100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक से ये एक गया, एक से ये भी एक गया। क्लियर। क्लियर है इतना। अब इसको बस क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, तो करते हैं अभी। देखो भी इसको डिवाइड करें हम लोग तो ये आ गया 1.93 इंटू का 24, तो 46.32 अपॉन 965 कितना आ गया, ये आ गया 0.048, या इसको मैं लिख सकता हूँ 48 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकता हूँ बेटा, 48 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है। अब देखो, अब हमारे को क्या निकाल लेंगे हम लोग, इनिशियल हमारे को मिली इक्विवेलेंट्स दिए हुए इसमें, इनिशियल मिली इक्विवेलेंट्स। इनिशियल मिली इक्विवेलेंट कितने दिए, कैसे निकालेंगे, मिली इक्विवेलेंट होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, बट मुझे मोलैरिटी दी हुई है जिंक की, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नॉर्मेलिटी को कैसे लिख सकता हूँ बेटा, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। तो मोलैरिटी अपने पास है 0.5, एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, वॉल्यूम कितना है 200, तो कितना हो गया बेटा ये 400, तो ये 200 ही रह गया। ठीक है ना, तो 200 रह गया, तो 200 मिली इक्विवेलेंट आ गए। तो यहाँ पर ये इक्विवेलेंट से इसके मिली इक्विवेलेंट बनाऊंगा तो 48 रह जाएंगे, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो 48 मिली इक्विवेलेंट।
तो इसका मतलब रिमेनिंग कितने रह गए अपने पास बेटा, रिमेनिंग कितने रह गए? तो रिमेनिंग अगर मिली इक्विवेलेंट निकालूं मैं जिंक के, तो ये रह गए 200 का -48, 200 -48 कितना रह गया ये? 200 में से 48 माइनस करने हैं अपने को, तो ये 2 रह गया, 10 में से 8 गए, 9 में से 4 गए, 5 रह गया, 152। तो 152 मिली इक्विवेलेंट रह गए अपने पास। अब मुझे क्या निकालना है? इन्हीं रिमेनिंग मिली इक्विवेलेंट की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो मिली इक्विवेलेंट क्या होगा, यहाँ कर रहा हूँ मैं नीचे, मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी को क्या लिख सकता हूँ? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू का वॉल्यूम। मिली इक्विवेलेंट कितने? 152 अपॉन एन फैक्टर नीचे आ जाएगा, 2 आएगा, ZnSO4 है क्योंकि, ठीक है ना, जिंक से Zn+2 बना होगा 2। वॉल्यूम कितनी है? 200। तो कितना आ गया ये? 152 अपॉन 400 करेंगे, तो करते हैं सीधा 152 डिवाइडेड बाय 400, तो 0.38 मोलर आ गया बेटा। पहला ही ऑप्शन आ रहा है 0.38 मोलर, तो यही हमारा आंसर होगा। क्लियर? आंसर कितना आ गया? 0.38। क्लियर? दिस इज आवर आंसर। अगला क्वेश्चन है गाइस, pH ऑफ 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अ वीक मोनोप्रोटिक एसिड। भाई वीक मोनोप्रोटिक एसिड HA दे रखे है जो कि एसिड डिसोसिएट करेगा H+ और A-। अब ये H+ इसने pH दे दिया, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लूंगा मैं। तो pH इसने दे रखा है 2, इसका मतलब H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी बेटा? 10⁻²। अब आपको पता है ये वीक एसिड है, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन हम लोग किसके इक्वल लिखते हैं? C अल्फा के। H+ कितना है? 10⁻²। कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.1। तो क्या मैं अल्फा निकाल लूंगा? अल्फा मेरा कितना आ गया? 10⁻² अपॉन 0.1, इसका मतलब कितना आ गया? 10⁻1, मतलब 0.1 आ गया, ठीक है ना। कितना आ गया? ये ऊपर 10 जाएगा ना, तो ऊपर 10 जाएगा तो 10⁻1, तो 0.1 अल्फा आ गया। क्लियर? अल्फा आ गया 0.1। अब इसने बोला टेक द सॉल्यूशन कांस्टेंट R इक्वल टू 0.082। सॉल्यूशन कांस्टेंट इसने इतना दे दिया बेटा। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? I इंटू का C इंटू का R इंटू का T। क्लियर? अब I निकालना है मेरे को। I निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिसोसिएशन हो रहा है, तो डिसोसिएशन में I क्या होता है? 1 प्लस का n-1, ठीक है, इंटू का अल्फा, ठीक है। 1 प्लस का नंबर ऑफ आयंस कितने? 2 है, 2 माइनस 1, 1, अल्फा कितना है? 0.1, तो ये हो गया बेटा 1.1। तो आई कितना हो गया? 1.1। कंसंट्रेशन कितना है? 0.1। आर कितना दे रखा है? 0.082। टेम्परेचर कितना दे रखा है? 27 डिग्री है, मतलब 300 केल्विन हो गया। तो कर लो बस इसको सॉल्व। 10 10, ये 10 से 10 से ये पूरा गया 300, ये 2 जीरो गए। क्लियर? 11 इंटू 1, 11 ही हो गया, तो 82 को 11 से मल्टीप्लाई करना है बेटा। 11 क्यों? 33 को, 11 3 33 को 82 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 दूनी 6, 8 तिया 24, 24 और 6 30, 8 तिया 24 और 27, 27 आ गया। कितने के बाद है? 3 के बाद है। 2.7 से है क्या कुछ? 2.7 आ गया बेटा एटीएम। लास्ट ऑप्शन दिखा रहा है 2.7 एटीएम, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? चलिए डी ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन दे रहा है A2B हैज एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। ओके, A2B दे रखा है भाई, इसने एंटी फ्लोराइड होता है बिल्कुल, ठीक है ना। क्लियर है भाई, एंटी फ्लोराइड होगा। तो अब यहाँ पर इसने बोल रखा है कि B जो है वो FCC लैटिस करता है। B जो है FCC, FCC का मतलब 8 इंटू का 1/8 प्लस का 6 इंटू का 1/2 कॉर्नर और फेस सेंटर दोनों पे हो गए, तो ये हो गया 4। अब इसने बोला ए ऑक्यूपाइज टेट्राहेड्रोवर्ड। टेट्राहेड्रोवर्ड कितने होते हैं बेटा? 8 होते हैं। क्लियर? अच्छा, इसने साथ में आगे क्या बोला? इफ ऑल आयंस अलोंग एनी वन बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल से अगर कोई आयंस, सारे के सारे आयंस रिमूव कर दे जो एक बॉडी डायगोनल पर आ रहे हैं, देन न्यू फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी। अब देखो बेटा, बॉडी डायगोनल का मतलब है कि कॉर्नर वाला गया, और अगर आपको पता है टेट्राहेड्रोवर्ड, एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रोवर्ड होते हैं, इसलिए 4 बॉडी डायगोनल पे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। इसका मतलब 8 में से 2 गए, 6 तो ये रह गए अपने टेट्राहेड्रल वॉइड, और 2 कॉर्नर के आइटम गए, इसका मतलब 6 इंटू का 1/8 होगा। इसका मतलब कि ये कितना होगा बेटा? 3/4 होगा। ये कितना होगा? 3/4, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में तो इस तरह करा था, बट अब 2 कॉर्नर के आइटम भी गए,
इसका मतलब 3/4 आएगा। तो A6 आ गया बेटा, B कितना आ गया 3/4, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया A24 B3। क्लियर, इतना क्लियर है, A24 B3। तो ये आ गया A8 B, सॉरी मैं गलत कर गया क्या, 1 मिनट, हाँ मैं गलत कर गया, 1 मिनट। तो ये आ गया A6 B3/4 आ गया बेटा, ठीक है ना, A6 B3/4। इसका मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा, ये A8 B5 आ जाएगा, ठीक है, A8 B5, ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए। देखो इसको कैसे कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग। पहले तो इसको एक काम कर लेते हैं, इसको हम लोग 3/4 है ना, ये 3/4 को हम लोग क्या करें यहाँ पर कि 4 6 है, तो पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके तो यहाँ पर इस तरह से आएगा, ठीक है। तो A6 B3/4 को मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ A8 B5, बिल्कुल लिख सकता हूँ A8 B5। क्लियर, तो बी ऑप्शन मुझे लग रहा है इसका आंसर आएगा बी, बी इसका आंसर आ गया। क्लियर, A8 B5। क्लियर गाइस। अगला क्वेश्चन है, कंबशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ओके, इक्वेशन दे दिए इसने, हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज बाय द कंबशन ऑफ 1.6 ग्राम। तो 1 मोल के लिए इसने दे रखी है -72, ठीक है। अपने को निकालनी है एनर्जी 1.6 के लिए, तो पहले तो 1.6 अपॉन 180 कर लेते हैं, कितना आ गया बेटा ये, तो ये आ गया 16 5 द 80 सॉरी 2 8 द 16 और ये 90 पे गया, ठीक है ना। उसके बाद कितने पे गया 2 4 द 8 4 अपॉन 45, तो 4/45 इंटू का 10, इतने इसके पास क्या आ गए मोल आ गए बेटा। तो 1 मोल के लिए इतना है, तो इतने मोल के लिए कितना होगा, बस सीधा निकालने तो मैं क्या करूँगा, माइनस का 72 इंटू का 4/45 इंटू का 10, 3 पे कैंसिल करो, 3 2 द 6, 3 4 द 12, 3 1 द 3, 3 5 द 15, 8 पे गया, 5 पे गया। क्लियर, तो ये आ गया 32/5 इंटू का 10, ठीक है ना, 5 इंटू का 10 कितने पे गया 5 6 द 30 और 2 बच गया 5 4 द 20, तो ये 0.64 हो गया बेटा, 0.64 आंसर आएगा किलो कैलोरी में। है क्या कुछ ऑप्शन, ये रहा बी, बी ऑप्शन आ गया, तो रिएक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी बेटा, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा आ गया बेटा। अगला क्वेश्चन है, 3 ही फिगर दी हुई है बेटा, चौथी एस नहीं दिख रहा, एस देखते हैं एक बार क्या है। फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखना एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर कौन सा क्वेश्चन है अभी, ये 15वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन देखे क्या है अभी। एस भी पहले बना लेते हैं बेटा, एस जो है वो है अपना ये दे रखा है बेटा एस, यहाँ पर दे रखा है अपने को OCH3 और यहाँ पर दे रखा है OH फिनोल। तो आपको पता ही होगा बेटा कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, अगर मैं कॉन्सेप्ट देखूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m या -I इफेक्ट, जिसके पास जितना ज़्यादा -m उतना ज़्यादा एसिडिक। क्लियर, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर देखो अगर मैं NO2 का -m है, NO2 का -m क्योंकि ऑर्थो पैरा पे लगे हुए, अब ये NO2 मेटा पे लगे और मेटा पे तो रेजोन मतलब मीसोमेरिक होता नहीं है, तो यहाँ पर ये -I करेगा, यहाँ पे भी -m है बेटा, ऑर्थो पे लगा हुआ है, और डी में तो ये तो +m है, तो सबसे ज्यादा कम स्टेबल, तो सबसे ज्यादा कम एसिडिक तो डी वाला होगा, एस वाला सबसे ज्यादा कम। बट इसने डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना हो, इसने सबसे पहले सबसे ज्यादा वाला देखना है, तो सबसे ज्यादा वाला वो होगा जिसमें 2 -m जुड़े हुए, बिल्कुल, तो पी सबसे ज्यादा हो गया बेटा। आफ्टर दैट -I से ज्यादा मेजर तो -m होते हैं, तो उसके बाद फिर R आना चाहिए, फिर Q आना चाहिए और सबसे लास्ट में S, PRQS, ये ऑर्डर आना चाहिए, PRQS PRQS। ये रहा बी ऑप्शन दिख रहा है PRQS, तो बी हमारा आंसर आ गया। क्लियर, आसान था ही। आगे दिया हुआ है द ओलिफिन विच ऑन ओजोनालाइसिस गिव CH3CH2CHO, मतलब एक तो हमें क्या दे रहा है, प्रोपेनल्डिहाइड दे रहा है, प्रोपेनल दे रहा है बेटा, और एक हमें दे रहा है इथेनॉल।
क्लियर? क्लियर है? तो अब देखो इसमें अगर मैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिनूं तो बेटा 5 है। अब देखो ऐसे तो आपको करना बहुत मुश्किल है, आप हर एक केस को देखो तो इसका सिंपल सा तरीका, टोटल कितने कार्बन मिल रहे हैं अपने को, 5 कार्बन। अब इसके अंदर अपने को ये पता है कि ओजोनोलाइसिस करने से कार्बन एक्स्ट्रा तो होता नहीं, कार्बन तो उतने के उतने रह गए। तो 4 कार्बन वाला 5 कार्बन कैसे दे देगा? इसमें पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरे और चौथे में से आंसर आ सकते हैं। यहाँ पे पेंट लिखा हुआ है तो 5 कार्बन है। बट अगर यहाँ पे देखें, चलो मैं पहले पेंट 2 इन बना के देखता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH2 CH3, ये बना बेटा पेंट 2 इन। देखो भी पेंट 2 इन, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर अगर मैं ओजोनोलाइसिस करवाता हूँ इसका बेटा, तो ओजोनोलाइसिस में आपको पता है ये डबल बॉन्ड हटा के दोनों तरफ डबल बॉन्ड ओ चिपका दो। तो एक तो बना CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, प्लस दूसरा क्या बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड O। यही पूछा था क्या? CH3 CH2 CHO CH3 CHO, बिल्कुल। तो अपना कौन सा आ गया? डी ऑप्शन आ गया। तो देखो बड़ा सिंपल था यार, ठीक है। आगे देखते, आगे इसने पूछा C3H6Cl2, C3H6Cl2 का रिएक्शन जब हमने अल्कोहलिक KOH के साथ करवाएंगे बेटा, तो यहाँ पर हीट, तो यहाँ से Q बना, Q का हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाया, क्लियर, तो उससे क्या बना R। और ये जो R है ये सीधा अगर मैं इस P का रिएक्शन एक्वस KOH से करवा दूं तो सीधा मतलब इसका मतलब क्या है, जो कंपाउंड P है बेटा, वो P इसने पूछा क्या है, इसका मतलब P ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिससे दोनों स्टेप में अगर मैं जा रहा हूँ तो R वाला जो प्रोडक्ट है वो ऊपर वाले स्टेप से भी सेम आना चाहिए और नीचे वाले से भी सेम आना चाहिए, तब भी हम लोग P बता सकते हैं। इससे देखने में यही पता चल रहा है। तो अब देखो यहाँ पर, अब ये 2 क्लोरीन दिखा रहा है, यहाँ पर डाई क्लोरो कंपाउंड है, तो डाई क्लोरो भैया सेम कार्बन पे लगा हो सकता है। अगर सेम कार्बन पे होगा तो उसको जेम डाई हैलाइड बोलते हैं, अगर डिफरेंट कार्बन पर होगा तो उसको तो फिर अलग अलग ही बोलेंगे नाम, जो भी होगा, ठीक है ना, 1 2 1 3 जिस पोजीशन पे भी होगा। तो देखो अल्कोहलिक KOH आपको याद हो, अगर अल्कोहलिक KOH अपना क्या बना देगा बेटा, अल्कीन या अल्काइन बनाने का काम आता है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पर अल्काइन बनाएगा, तो मतलब इसका मतलब ये क्या बनाएगा, ये अपना अल्काइन बनाएगा, क्लियर। और B2H6 अल्काइन से क्या बनाता है आपको पता ही होगा, अगर B2H6 अल्काइन पे ट्रीट करते हैं तो ये हमारे को एल्डिहाइड देता है। क्या देता है? एल्डिहाइड, ठीक है ना, ये हमारे को क्या देगा? एल्डिहाइड। अब इसका मतलब क्या है कि ये टर्मिनल अल्काइन यहाँ पर कब बनेगा? टर्मिनल अल्काइन जब ये एक ही कार्बन पे जुड़ेगा, मतलब जेम डाइहैलाइड्स हो गए। क्या हो गए बेटा? जेम डाइहैलाइड्स हो गए। तो देखो जेम डाइहैलाइड्स कौन कौन से बेटा, एक तो ये वाला ऑप्शन है और एक ये वाला है, तो इसका मतलब बी और डी तो वैसे ही कट गया, क्योंकि यहाँ पे तो OH अलग अलग जगह जुड़ेंगे तो उससे तो कभी भी एल्डिहाइड तो बनेगा ही नहीं, एल्डिहाइड नहीं बनेगा तो अपना आंसर आएगा नहीं। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ट्राई मारते, चलो पहला यहाँ पे कुछ इस तरह का सीन दे रखा है, ये Cl है, ये Cl है, इसका रिएक्शन अपने अल्कोहलिक KOH के साथ करवाया तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएगा, एक यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा, ठीक है, और ये सिंपल सा सीन ये बना लेगा, ठीक है, 2 Cl निकलेंगे और ऐसे अल्काइन बन जाएगा। तो ये दिस इज द टर्मिनल अल्काइन, ये हमारा टर्मिनल अल्काइन बन गया। इसका रिएक्शन B2H6 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाएंगे जब इसका, तो ये अपन को कुछ इस तरह से दे देगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, क्लियर। क्लियर, ये अपन को दे देगा कुछ इस तरह से कंपाउंड, प्रोपेनल बनेगा, हाँ बिल्कुल प्रोपेनल बनेगा, 3 कार्बन है ना, 1 2 3, तो प्रोपेनल बन गया। तो यहाँ से तो ये सीन है। और अगर इससे मैं इससे क्या करवा दूँ, इसका रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करवा दूँ, तो आपको पता है एक्वस KOH में OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है, तो ये क्या करेगा, इन 2 Cl को हटाएगा और 2 OH लगा देगा। यहाँ पर क्या लगा देगा बेटा? 2 OH, क्योंकि Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब आपको पता है एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप तो अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से ये क्या निकाल लेगा बेटा? वाटर निकाल लेगा। जैसे ही वाटर निकालेगा तो ये क्या बन गया बेटा, यहाँ से वाटर इसने निकाल लिया, 1 2 3, तो ये डबल बॉन्ड O यहाँ पर लग जाएगा, तो ये वापिस से क्या बन गया बेटा? वापिस से वही सेम पहले वाला कंपाउंड बन गया, 1 2 3, यही वाला कंपाउंड ये बन चुका है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो सही है हमारा, ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अब दिक्कत आ रही है डी में, डी भी तो जेम डाइहैलाइड है। अगर डी की बात करूं मैं, तो यहाँ से अगर इसका रिएक्शन डायरेक्ट एक्वस KOH के साथ करवाऊंगा तो ये 2 हटेंगे, ये 2 हटेंगे,
तो यहाँ पर तो कीटोन बन गया बेटा, और जबकि इससे तो एल्डिहाइड बनेगा, तो इसलिए डी तो नहीं होगा क्योंकि दोनों में अलग अलग कार्बनिक कंपाउंड बन गया, जबकि बनना एक ही चाहिए क्योंकि आर तो एक ही है बट प्रोसेस दो अलग अलग है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। अगला दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन नंबर 18, NH2, यहाँ पे बेंजीन दिया हुआ है, इसके साथ NH2 लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड दिया हुआ है यहाँ पर, तो देखना भी क्या करेगी कैसे करेगी। चलो बेटा देखना यहाँ पर, ठीक है, ये है अपने को एसिटिक एनहाइड्राइड दिया हुआ है, मतलब अपने को दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना। अपने को ये दिया हुआ है AC2, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो पहला इससे बना, तो पहला देखते इससे क्या होगा भाई, इससे अपना बनेगा, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन के लोन पेयर है बेटा, नाइट्रोजन के लोन पेयर इसलिए न्यूक्लियोफाइल की तरह, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, तो ये लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, ये कार्बन को, और यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का सीन बन गया बेटा, देखना यहाँ पर, ये नाइट्रोजन के साथ दो तो हाइड्रोजन लगे हुए और एक लग गया हमारा सी के ऊपर, ओ के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर बाकी आगे लगा हुआ है सी, क्लियर, ये लगा हुआ है। अब इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है, अब क्या होगा, अब आगे देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, ये O माइनस वापिस से यहाँ जाएगा, और यहाँ से आपको पता ही है ये अच्छा लिविंग ग्रुप है बेटा, ये क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये बाहर निकल जाएगा। अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी अनस्टेबल है, तो यहाँ से क्या करेगा, ये एक H और निकाल देगा, तो एक H जाएगा, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, ये भी न्यूट्रल हो गया। इसका मतलब यहाँ से कंपाउंड क्या बना अपना, ये NH हो गया, और यहाँ से ये निकल गया, तो ये C डबल बॉन्ड O CH3 ये बन गया बेटा, और साथ में क्या निकल गया, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये बाहर निकल गया। अब ये हमारा A कंपाउंड है बेटा, ठीक है, इसका रिएक्शन उसने किसके साथ करवाया, ब्रोमीन, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो आपको पता है ब्रोमीन यहाँ पे Br प्लस और Br माइनस की फॉर्म में टूटेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या, नीचे CH3 भी है बेटा, ठीक है ना, नीचे CH3 भी है। अब देखें तो दोनों ही हमारे यहाँ पे प्लस एम शो कर रहे हैं, ये भी मेटा डायरेक्टिंग, मतलब ये भी सॉरी क्या होगा, प्लस एम शो करेगा, मतलब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और CH3 भी बढ़ा रहा है, बट ये वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग देखेंगे तो ये वाला मेजर है, तो इसी के बेस पे देखेंगे ऑर्थो पैरा पे। तो अब जो Br इलेक्ट्रोफाइल आना चाहिए वो पैरा पे लगना चाहिए, क्योंकि पैरा ज़्यादा स्टेबल होता है ऑर्थो से। बट यहाँ पर अब क्या है कि पैरा पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपाइड है, तो फिर अपन के पास मजबूरी है कि इसको ऑर्थो पे टांगना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना, इसको अपने को मजबूरी है साहब की ऑर्थो पे ही टांगना पड़ेगा, क्योंकि पैरा पे तो ऑलरेडी CH3 ने ऑक्यूपाई कर रखा है पोजीशन, तो हमने ऑर्थो पे Br चिपका दिया है यहाँ पर, क्लियर है गाइस। अब आगे क्या होगा, H2O एंड H प्लस, तो ये क्या करेगा, ये देखना बेटा क्या करेगा, एक मिनट, ये यहाँ पे इसने ऑप्शन एक कम है, तो हम लोग देख लेते हैं, एक ऑप्शन कम है यहाँ पर, रुको एक बार, एक ऑप्शन कम है ना यहाँ पे, रुको एक मिनट मैं देख लूँ कौन सा क्वेश्चन है ये रहा 18 है, एक ऑप्शन डी ऑप्शन दे रखा है बेटा, मैं डी ऑप्शन यहाँ लिख रहा हूँ, ये NH2, यहाँ पे Br और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो अब ये H2 हाइड्रोलिसिस का कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसको वापस से ये CH3 C डबल बॉन्ड OH की फॉर्म में बाहर निकालेगा, और यहाँ पर एक H प्लस लग जाएगा, तो ये वापस से क्या हो जाएगा बेटा, NH2 बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे Br लगा हुआ था, और यहाँ पर CH3, ठीक है, तो ये हमारा डी ही कंपाउंड है, डी ऑप्शन हमारा एक्यूरेट है बेटा, जो इसमें गलती से मिसप्लेस हो गया, क्लियर, डी इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन माइंड में उठते हैं कि यार अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर आपने यहाँ पे Br लगा दिया, बट क्या Br के पास जो लोन पेयर है क्या वो इस नाइट्रोजन के, मतलब इनमें स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होगी यहाँ पे, बिल्कुल होगी बेटा, स्टेरिक क्राउडिंग होगी, आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि स्टेरिक क्राउडिंग है तो बिल्कुल है,
तो अब फिर आप सोचोगे फिर आपने बी आर क्यों लगाया ऑर्थो पे, तो बेटा यहाँ पे मेटा पे तो लग नहीं सकता था। अब पैरा पर यहाँ पर ऑलरेडी सी एस सी लगा हुआ, इसको मैं हटा नहीं सकता कैसे मर्जी करके, तो मेरे को मजबूरी में बी आर लगाना पड़ा। तो यहाँ पर मैं वो स्टेरिक क्राउडिंग का इफेक्ट इतना ज्यादा काउंट नहीं करूंगा। बट हाँ, अगर सी एस थ्री नहीं लगा होता, खाली बेंजीन के ऊपर ये लगा होता, तब फिर मैं डेफिनेटली बी आर को पैरा पे लगाता, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग का इफेक्ट हम लोग काउंट कर लेते। तो ऑलरेडी यहाँ पे पैरा पोजीशन रुकी हुई है, तो यहाँ पर हम लोग ऑर्थो पोजीशन पे ही लगाएंगे, मजबूरी है, कोई इलाज नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी ही आएगा। क्लियर, समझ गए बात। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर दिया हुआ है अपने को भाई, इस तरह का सीन दिया हुआ है कुछ, ठीक है। इसका रिएक्शन जेड एन एच जी एच सी एल, ये तो बड़ा फेमस है, आपको पता ही हो, क्लीमेंसन रिडक्शन है पहला तो, और दूसरा फिर एच सी एल के साथ इसका रिएक्ट करवाया, रिएक्शन करवाया। तो क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करता है बेटा, पहले वाला क्या है, क्लीमेंसन है, क्लीमेंसन रिडक्शन आपको पता ही होगा। तो क्लीमेंसन क्या करता है बेटा, कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करता है, किसी कार्बनिक कंपाउंड को अल्केन में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टार्टिंग में इससे पहले क्या बनाया अभी इसने, ये कर दिया, सिंपल देखना अभी, सॉरी यहाँ पे सी एस थ्री था ना, तो इसने सिंपल क्या बना दिया, अल्केन बना दिया। अब क्या करेगा, सेकंड वाला पार्ट जो है HCl, ये आपको पता ही है, यहाँ पे अल्कीन है और HCl है, तो ये अल्कीन को अल्काइल हलाइड में कन्वर्ट करता है, मतलब ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे क्लोरीन चिपकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन लग गया, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया हमारा, ठीक है, यहाँ पे H, तो ये बी ऑप्शन मेरे को दिख रहा है, ClH, और यहाँ पर ये, तो बी ऑप्शन इसका बेटा हमारा आ चुका है। आगे इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन एंटी नोक कंपोजिशन। देखना बेटा, ये एंटी नोक कंपोजिशन इस क्वेश्चन की जड़ है, मतलब यहीं से अपना आंसर आ जाएगा बेटा। एंटी नोक कौन सा होता है, अगर आपको पता हो, एनसीईआरटी में दे रखा है 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, दिस इज अवर एंटी नोक एजेंट गाइस। एनसीईआरटी का सीधा क्वेश्चन है, एंटी नोक से ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है देखते ही, कि एंटी नोक में हमारा क्या होता है, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन होता है, तो ये हम लोग ऑप्शन लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, एसटीपी 5.6 लीटर ऑफ गैस वे इतना 60 ग्राम द वेपर डेंसिटी। तो देखो भाई, एसटीपी पे अपने को पता है 1 मोल का 22.4 लीटर होता है, तो इसने दिया हुआ है 5.6 लीटर का 60 ग्राम दिया हुआ है मास। 1 लीटर का कितना हो जाएगा बेटा, 1 लीटर का हो जाएगा 60/5.6। अब एसटीपी है मतलब 22.4 लीटर पे निकालना है मेरे को, तो 60/5.6 इंटू का 22.4, तो यहाँ से करूँ अगर मैं इसको, तो ये गया बिल्कुल किस पे, डेसिमल से डेसिमल गया, ठीक है। तो 6 4 द 24, 5 4 द 20 22, तो 4 पे गया, तो 6 चौका 240, 240 ग्राम आ गया बेटा। अब वेपर डेंसिटी मुझे निकालनी है, तो वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलर मास अपॉन 2, तो m कितना है 240 अपॉन 2, कितना आ गया 120 आ गया। तो 120 आ गई वेपर डेंसिटी, यूनिट कोई होगी नहीं, क्योंकि वेपर डेंसिटी कोई यूनिट नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 108 ml वाटर। ठीक है, अभी वॉल्यूम दे दिया है वाटर का 108 ml। क्या मैं मास निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे, मास ऑफ वाटर कैसे निकालूंगा बेटा, डेंसिटी इंटू का वॉल्यूम। वाटर की डेंसिटी 1 होती है ग्राम पर ml, वॉल्यूम कितनी 108, इसका मतलब मास कितना आ गया 108 ग्राम, ठीक है। अब अपन को क्या बताया इसने, 108, अब इसने बताया टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन, भाई न्यूट्रॉन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने, क्लियर, इन H2O। तो H2O का मोलर मास एक मोल में कितना, तो 18 ग्राम में हम लोग बोलेंगे बेटा, एक मोल एटम होते हैं, और एक मोल में कितने न्यूट्रॉन हो गए, तो हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन 0 होता है, ऑक्सीजन में 8 होता है, 8 हो गए ना, इंटू का 8 कर दूंगा, तो इतने क्या हो गए बेटा, न्यूट्रॉन हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए। मेरे को निकालना तो 108 ग्राम में, क्योंकि उसने बोला ना 108 ml मतलब 108 ग्राम में, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा बेटा 8/18, और 108 में कितना हो जाएगा, इंटू का 108 कर दूंगा, तो ये कितना हो गया 4 9, ये गया यहाँ से सीधा 9 1 9 9 2 18, 12 चौका 48, तो 48 आना चाहिए आंसर बेटा, ठीक है ना, 48 आएगा आंसर। क्लियर। आगे इसने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग L + M = 0 इन Mn। तो देखो L और M का वैल्यू सम करके 0 कब आ सकता है,
जब L इक्वल टू 0 और M इक्वल टू 0, एक तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी। एक क्या बन जाएगी, L इक्वल टू -1 है, L इक्वल टू +1 है, M इक्वल टू -1 है, तब पॉसिबिलिटी बन जाएगी दूसरी। तीसरा क्या है, तीसरा भी अगर इसमें D भी आएगा तो L इक्वल टू 2 हो जाए बेटा और M इक्वल टू -2 हो जाए, तो तीसरी पॉसिबिलिटी ये बनेगी। तो अपने को ये देखने कि इन तीनों में जितने इलेक्ट्रॉन बने उनको काउंट करने। तो देखो भी Z इक्वल टू 25 का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। क्लियर, ये आ गया मैंगनीज का है। अब देखो इसमें S वाले गिन लो, 2, 2 4, 2 6, 2 8, तो S वाले तो 8 हो गए प्लस। अब +1 -1 वाला देखना है, तो P के अंदर देखो भी P का L क्या होता है, 1 होता है, और -1 में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, तो 2 तो ये हो गए बेटा, 2 इसके हो गए, 4। P वाला हो रहा है क्या, नहीं है, तो 8 प्लस का 4, प्लस का ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब देखें अपने को 2 और -2 वाला, D में कितने हैं बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब -2 वाले में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 8 और 4 12 और 1 13, तो 13 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 13। 13 इलेक्ट्रॉन हमारा आंसर आएगा बेटा। क्लियर, समझ आ गया। ऐसे क्वेश्चन आजकल दे रहा है बेटा हर पेपर में। क्वेश्चन नंबर 24, आपको पता है भाई इसमें से अपने को रिएक्शन देखनी है जो कि बेंजीन मेजर प्रोडक्ट देगा। आपको पता होगा जो ये फिनोल है, जब ये जेड एन डस्ट के साथ रिएक्ट करता है तो जेड एन ओ बनाता है और बेंजीन अलग निकालते हैं, मतलब पहले वाला तो बेंजीन देगा, ये तो सही है। दूसरा है ये इथाइन दे रखा है रेड हॉट आयरन में, तो आपको पता होगा यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH के 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, और इसको जब हम लोग रेड हॉट बेंजीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमारा बेंजीन बना लेते हैं बेटा, ठीक है ना। क्लियर, 3 मॉलिक्यूल, NCERT की रिएक्शन इस वाले ये भी बनाएगा। Na2 प्लस Cl माइनस है जो यहाँ पर, ये यहाँ पर H3PO2 के साथ, तो ये भी क्या बनेगा, ये यहाँ पर ये भी क्या करेगा, ये Na निकल जाएगा यहाँ से, ये भी बेंजीन बना लेगा, ठीक है ना। ये भी क्या है, ये भी सिंपल रिएक्शन है, सीधी रिएक्शन है, ठीक है, अपनी NCERT में दी हुई है। क्लियर, तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे N2 प्लस Cl माइनस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आना चाहिए, वो एसिड के साथ बेंजीन बनाता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे Na2 प्लस की जगह N2 प्लस आना चाहिए ये बेटा, ठीक है ना, N2 प्लस। COH जो है, COH NaOH CaO, ये अपना क्या है बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन करवाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन करवाएगा, तो इसका मतलब ये भी बेंजीन देगा, तो यहाँ पे ये भी बेंजीन मिलेगा। पांचवा देखो तो MgBr CH3COH एसिटिक एसिड, तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, Br भी निकल जाएगा, ये भी बेंजीन देगा बेटा, ठीक है ना, ये भी क्या सीधा बेंजीन देगा। अगला क्या है CH2 MgBr PHOH, फिनोल है यहाँ पर, ये क्या करेगा, यहाँ से इसको हटा देगा और यहाँ पर बेंजीन के ऊपर ये CH3 हटेगा नहीं, तो CH3 चिपका हुआ रह जाएगा, तो ये यहाँ पर CH3 बनाएगा, तो ये तो बेंजीन ही बना रहा है, इसका मतलब पहले 5 तो बना रहे, लास्ट वाला नहीं बना रहा, तो 5 आंसर इसका आ जाएगा बेटा, 5 आंसर आ जाएगा, पहले 5 बना रहे, लास्ट वाला नहीं बना रहा। अगला देखूं मैं, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड विच आर मोस्ट स्टेबल इन इट्स आयनिक फॉर्म। बेटा एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन दिख रहा है, अपन को यहाँ पर बस पाई बॉन्ड ब्रेक करना और देखना है। अगर मैं इसको ऊपर ब्रेक कर दूं, ठीक है ना, ऊपर ही ब्रेक करना पड़ेगा, नीचे कार्बन ऊपर ऑक्सीजन है, ऊपर ब्रेक करूंगा तो यहाँ पर प्लस आएगा तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। यहाँ पे ब्रेक करूंगा, यहाँ पे प्लस आएगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो हकर रूल को फॉलो करते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा। यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे प्लस आएगा बेटा, ये भी हो जाएगा, ट्रोपाइलियम आयन एरोमेटिक होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन रहे। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर दोनों तरफ कार्बन है, तो मैं मोड़ के देख लेता हूँ। अगर इधर मोड़ूंगा तो ऊपर वाला एरोमेटिक, नीचे वाला एंटी एरो, यहाँ पे मोड़ूंगा तो बात तो एक ही है, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा यहाँ पर देखो तो यहाँ पे भी कार्बन कार्बन, नीचे मोड़ूंगा तो एरोमेटिक बन रहा है, ऊपर बनो तो ये भी हो जाएगा बेटा। यहाँ पे एरो मोड़ोगे, ये वाला भी, यहाँ पे माइनस आया तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर प्लस आ गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये भी हो गया एरोमेटिक। ये देखो तो ये एजुलीन है गाइस, 7 मेंबर रिंग के साथ जब भी 5 मेंबर रिंग होती है तो इसको बोलते हैं एजुलीन, और एजुलीन आपको पता ही है एरोमेटिक, हाईली एरोमेटिक होता है, तो ये भी हमारा आंसर आएगा। तो 1 2 3 4, 4 हमारा आंसर आ गया बेटा, इसका 4 हमारे मोस्ट स्टेबल कंपाउंड रहेगी। क्लियर, क्लियर है बेटा। तो ये हमारा पेपर नंबर 14 था। तो पेपर अच्छा था गाइस, मैं इसके अंदर कम से कम भी आपको बताना चाहूँ कि अगर एक एवरेज मार्क्स को मैं डिस्कस करूँ
तो एवरेज मार्क्स मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो 85 मार्क्स होने चाहिए भाई। 85 मार्क्स आपके इसमें आने चाहिए बेटा एवरेज। अगर इसमें तो थोड़ा सा मतलब 15वें नंबर पेपर से थोड़ा सा आप इसके अंदर मान लो कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, टफ थे, जो मतलब आप लोगों के अकॉर्डिंग, तो 85 मार्क्स इसके अंदर आने चाहिए बेटा आपके। 85 अगर आपके आ रहे तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, नो डाउट। क्लियर? चलिए, तो ये पेपर सॉल्व हो गया बेटा, ख़त्म करते हैं आज का इतना पेपर। क्लियर? बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेई 2020 एग्जाम। एंड गाइस प्लीज़ अगर डाउट्स हो तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर भेजें। और टेलीग्राम ग्रुप जिन्होंने अब तक नहीं ज्वाइन करा है बेटा वो प्लीज़ कर ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको उससे बेनिफिट होने वाला है। मैं अब उसमें नोट्स भी पोस्ट करने वाला हूँ। मैंने वहाँ पर एक पोल क्रिएट करा था और काफ़ी बच्चों ने उसका आंसर दिया है। काफ़ी बच्चे चाहते हैं नोट्स लेने के लिए क्रैश कोर्स में, जो आपका रिविज़न हो जाए। तो बेटा मैं वो नोट्स ज़रूर भेज दूँगा, अभी 1-2 दिन में आपके पास टेलीग्राम पे नोट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर ले। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी